हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स कि जब भी आप कोई डीड ड्राफ्ट करोगे तो आपको ये चीज़ें उनके अंदर ऐड करना ज़रूरी है कि उस डीड के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे। ये सारे पार्ट ज़रूर होंगे। इनको हम क्या क्या बोलते हैं और कैसे हमें ऐड करने होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसको समझेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ डीड्स के अंदर हमें ये समझ आ जाएगा कि जब भी हम कोई डीड को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें अगर उस डीड के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी हैव ड्राफ्टेड अ परफेक्ट डीड। अगर ये चीज़ें एब्सेंट है तो हमने डीड के अंदर कुछ कमी छोड़ दी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई डीड को ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल देते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, सेल डीड बना रहे हो, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, दिस डीड ऑफ सेल, ठीक है, या ऐसे लिखोगे मॉर्गेज डीड बना रहे हो तो दिस डीड ऑफ मॉर्गेज, दिस डीड ऑफ लीज। तो इससे क्या होगा, हमें एक डिस्क्रिप्शन मिल गया कि हम ये किस चीज़ की डीड बना रहे हैं। दिस डीड ऑफ कन्वीनियंस, दिस डीड ऑफ एक्सचेंज, दिस डीड ऑफ गिफ्ट। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम ये शुरू होते ही इन कैपिटल लेटर्स में लिख दें कि दिस डीड, इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में अगर हम लिख दें तो हमें ये पता चल जाता है बिगिनिंग के अंदर ही डॉक्यूमेंट के कि ये पर्टिकुलर जो डीड है वो किस चीज़ की होगी, या इस डीड को पढ़ के हमें क्या चीज़ समझ आएगी, ताकि जो रीडर है उसको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग समझ आ जाएगी मैं किस चीज़ को पढ़ने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या मिल रहा है, सिग्नल टू द रीडर अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डीड, कि ये एक गिफ्ट डीड होगी, इसके अंदर मुझे गिफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बात करनी होंगी, जो गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखना होगा। या ये एक मॉर्गेज डीड है तो मुझे मॉर्गेज से रिलेटेड बातें जो है वो ध्यान में रखनी होंगी। या ये एक नॉर्मल ट्रांसफर डीड है तो जो मुझे सेल से रिलेटेड बातें हैं वो ध्यान रखनी होंगी। तो ये चीज़ एक रीडर को पता चल जाएगी। अब कई बार क्वेश्चन राइज होता है वेदर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इज अ डीड ऑफ कन्वेंस ऑफ ट्रांसफर टू असर्टेन द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, इट बिकम्स नेसेसरी टू रीड द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब हमें पता लगाना है कि वो किस तरीके की डीड है, कि ये किस की डीड ऑफ ट्रांसफर है, या क्या है, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो उसके लिए फिर हमें पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ता है और फिर उसकी इंटेंशन देखनी होती है कि पार्टीज की उसके बीच में इंटेंशन थी क्या। Beside the intention of the parties, consideration paid for conveyance is another important aspect in assessing the document as a conveyance। कि भाई उसमें consideration पे हुआ नहीं हुआ, जिससे कि हमें ये पता चले कि conveyance की डीड है भी या नहीं है, ऐसे कोई चीज़ ट्रांसफर हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल डीड बोलते हैं, कि हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस डीड ऑफ सेल, दिस डीड ऑफ गिफ्ट, दिस डीड ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। तो सबसे पहले हमें ये वर्ड ऐड करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल। इसके बिना अगर आप शुरू करते हो तो आपकी डीड जो है काफ़ी सही डीड नहीं मानी जाएगी और आपको आगे प्रॉब्लम भी होगी उसके अंदर। देन हम प्लेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड लिखते हैं कि किस जगह पे आपने डीड बनाई है और किस दिन पे आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, जैसे आपने स्टार्ट किया दिस डीड ऑफ मॉर्गेज, ये तो आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2020। यहाँ पे जैसे इसमें सीधा इसने डेट लिख दी, इस जगह पे आप लिख सकते थे मेड एट दिल्ली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। तो इस तरीके से आप डेट एंड प्लेस जो है वो ज़रूर मैंशन कीजिए। तो इससे हमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब हमें डेट पता चल जाती है तो इससे जो आपके लिमिटेशन लॉज अप्लाई करने होते हैं, मेच्योरिटी ऑफ पीरियड, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट देखना, जैसे अब इंडिया के लॉज के हिसाब से विद इन 4 मंथ्स आपको रजिस्टर कराना होता है जिस भी दिन डीड एग्जीक्यूट हो रही होती है उसके। ठीक है, पासिंग ऑफ टाइटल टू द प्रॉपर्टी, कि किस दिन ये प्रॉपर्टी आपको मिली, किस दिन पिछले व्यक्ति के पास थी। तो ये सारी चीज़ें पता करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसलिए जैसे ही हम लिखते हैं कि दिस डीड ऑफ, जो भी चीज़ बना रहे हो आप, सेल, दिस डीड ऑफ सेल, तो हमें ये लिखना है कि एग्जीक्यूटेड ऑन या एग्जीक्यूटेड एट। प्लेस लिखना है ताकि हमें जुरिडिक्शन पता चल जाए, ऑन ताकि हमें लिमिटेशन पीरियड या जो भी हमें मेच्योरिटी पीरियड देखना है वो पता चल जाए ऑन करके। फिर हमको स्टार्ट करना है। अगर कोई डेट मान लो नहीं लिखी तो ऑरल एविडेंस विल ऑलवेज बी एडमिसिबल टू प्रूव द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ओनली इट लीव्स नेसेसरी टू प्रूव इट। अब अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर वहां पे आपको और अलग एविडेंसेस लेके आने पड़ेंगे। हालांकि ऑरल एविडेंसेस उसके लिए एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा और आपके लिए दिक्कत होगी कि आप उसको कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था, सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से एक बहुत ही छोटा पीरियड हमें 4 महीने का दिया गया है जिसके अंदर हम अपनी डीड को रजिस्टर कराना होता है जिस भी दिन वो एग्जीक्यूट हुई है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस दिन एग्जीक्यूट हुई है, अब वो हमारे लिए फिर से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड मेंशन डेट ऑन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डीड। तो जैसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये एक बहुत ही सही तरीके से लिखा है कि दिस डीड लीज, ये डीड ऑफ लीज है, कहाँ पे बनी है, न्यू दिल्ली, मेड एट न्यू दिल्ली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर
1988। अब अगर आप ये वर्ड्स में लिख दोगे तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, कोई इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएगा। हालांकि वैसे भी चेंज होती है तो आपकी डीड वैसे ही रजिस्टर नहीं हो पाती, बट स्टिल इट विल इंश्योर कि इसके अंदर, इन वर्ड्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये वर्ड्स में भी आ गया और न्यूमेरिक फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आप अपनी डीड को शुरू कीजिए। तो आपने सबसे पहले किया क्या, ये डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद आपने क्या किया, डेट एंड प्लेस बता दिया कि कहाँ पे ये हुई है। तो आप लॉ को पूरा कवर करते हुए चले गए। अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है डॉक्यूमेंट के अंदर कि उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फुल डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी है उसका जैसे पहले आप नाम लिखेंगे ऑन द फर्स्ट पार्ट, जैसे आप जो भी नाम है ABC, तो आप लिखेंगे सन ऑफ, किसका वो बेटा है, ताकि वो अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए, या वाइफ है या डॉटर है, जो भी है वो लिखेंगे। कई कई जगहों पे इंडिया के अंदर ऑक्यूपेशन भी मेंशन करना होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर आप नहीं भी करते तब भी चल जाएगा। देन रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन कीजिए, उससे भी थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो आप उसका नाम लिखिए, उस सन ऑफ लिखिए और रेजिडेंस ऑफ लिखिए, ये दो चीज़ें जरूर ऐड कीजिए। जैसे अब कंपनी है तो कंपनी में आपको पता है कि कैसे कर सकते हैं कि XYZ कंपनी लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जैसे 2013 तो 2013 के हिसाब से, या 56 तो 56 के हिसाब से, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है। रिप्रेजेंटेड थ्रू, क्योंकि अब खुद तो आ नहीं सकती कंपनी, तो वहां पे हम लिखेंगे प्रेजेंटेड थ्रू, किसी ना किसी को अपॉइंट करते हैं ना वो, कि ये हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, तो उसका फिर नाम आएगा और उसका सन ऑफ ये डिटेल आ जाएगी, या वो कंपनी का मैनेजर है या जो भी है वो डिटेल आ जाएगी वो। अब मान लो कि आपको किसी टेम्पल के अगेंस्ट कोई केस करना है, तो वहाँ पे आप पार्टी कैसे बनाओगे, जो आइडल होगी मंदिर की, जो मूर्ति होगी, उसको हम यहाँ पे पार्टी बनाएंगे, एंड देन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके पुजारी के थ्रू या सेवादार के थ्रू। जैसे मान लो कि हमें पार्टी बनाना है आइडियल ऑफ श्री राधा मोहन जी को, तो हम किस तरीके से उसके अंदर उनको पार्टी बनाएंगे। द आइडल ऑफ श्री राधा मोहन जी इंस्टॉल्ड इन हनुमान टेम्पल इन मेरठ बीइंग 10 जवाहर मार्ग चौक, लाले के बाजार, मेरठ सिटी। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। एक्टिंग थ्रू इट्स सेवादार पंडित कृष्ण मुरारी लाल गोस्वामी ऑफ मथुरा। तो यहाँ पे क्योंकि वो खुद तो प्रेजेंट होना उस चीज़ का मुश्किल है कि वो कैसे अपनी बात रखेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर हम उनके जो भी जो जिनके थ्रू हम जो पंडित हैं जो भी हैं उनके थ्रू हम उनको प्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई माइनर है, ल्यूनेटिक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं एंटर कर सकता बिना गार्डियन के या वार्ड की परमिशन के, तो वहाँ पे हम उस सिचुएशन के अंदर भी जो गार्डियन होते हैं उनको हम यहाँ पार्टी बना देते हैं। जैसे कि मोहन अ माइनर एक्टिंग थ्रू रामदेव एज गार्डियन अपॉइंटेड बाय सिविल जज क्लास 1 दिल्ली बाय ऑर्डर ऑन पास अंडर सेक्शन ऑफ। तो इस तरीके से हम पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अब देखो किस तरीके से हम लिखते हैं, दिस लीज डीड मेड एट, ये वाली चीज़ तो आपको यहाँ तक क्लियर है, यहां तक डन। बिटवीन वर्ड लिखते हैं। अब आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी। श्री विनोद, जो अभी हमने ऊपर सीखा था, सबसे पहले रेजिडेंस ऑफ या सन ऑफ भी लिखना चाहिए हमें साथ में, इसने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, ये दो बातें लिखनी है, जिसको हम पहली पार्टी को क्या बोलेंगे, लीजर। अब यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि कौन लीजर है कौन लीजी है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अलग अलग एग्रीमेंट के अंदर अलग अलग चीज़ होगी। अगर आप सेल डीड बना रहे हो तो वहाँ वेंडर परचेजर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे मॉर्गेज डीड बना रहे हो तो लीज डीड बना रहे हो तो लीजर लीजी हो जाएगा। तो दैट विल डिपेंड कि आप किस तरीके की चीज बना रहे हो। ठीक है, तो ऑफ द वन पार्ट यहाँ पे हो गया, और दूसरा फिर सेकंड पार्टी आ जाएगी, एन श्री दिनोव सन ऑफ रेजिडेंस ऑफ द अदर पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीजी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और भी आप अपनी तरीके से और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट ये एक बेसिक चीज़ है कि इस तरीके से हमें शुरू करना है। अब आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक पार्ट हो गया आपका, आधी डीड बन गई कि दिस डीड ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड एट ऑन, ये आ गया। फिर आपकी बिटवीन जो पार्टीज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई। नाउ यू विल स्टार्ट विद रिसाइटल्स। रिसाइटल्स हमेशा स्टार्ट होते हैं वेयर एज वर्ड से, वेयर एज। रिसाइटल्स जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन देते हो उसके बाद रिसाइटल्स देते हो। रिसाइटल के अंदर ना एक तरीके से प्रॉपर्टी की शॉर्ट स्टोरी होती है कि किस तरीके से वो ट्रांसफरर के पास आई, जो व्यक्ति अब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है उसके पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई थी, उसकी वो शॉर्ट स्टोरी देता है। अब रिसाइटल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, नरेटिव रिसाइटल्स होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स होते हैं। कौन कौन से, नरेटिव और इंट्रोडक्टरी।
नरेटिव रिसाइटल्स के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी बताई जाती है कि कैसे वो प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, अब किसके पास आई, फिर कैसे गई, क्या क्या हुआ। तो एक छोटी सी इन समरी बताई जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कि क्या इवेंट वाइज बताई जाएगी, जो पहले चीज़ हुई वो पहले, फिर जो हुई उस तरीके से बताई जाती है। वहीं फिर इंट्रोडक्टरी रिसाइटल भी दिया जाता है जहाँ पे आप मोटिव बताते हो या इंटेंशन बताते हो कि क्यों आप इस डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये सारी बातें आप लिखते हो। इसके अंदर आप ये भी लिखते हो कि वेयर एज द ट्रांसफर इज द एब्सोल्यूट एंड रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप पूरे ये बातें लिखते हो कि अब यहाँ पे वेयर एज द प्रॉपर्टी शेल बी परचेज एंड शेल बी सोल्ड बाय द, जो आपका दोनों के नाम आ जाएंगे, वेंडर एंड परचेजर रिस्पेक्टिवली फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज विदाउट एनी एनक्यूम्बरेंसेज। तो ये सारी जितनी भी डिस्क्रिप्शन देनी है वो सारी आप दोगे। अब ये जो होती है ना, इनकी हालांकि वैसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो आप देखो क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी की हिस्ट्री बता रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मोटिव बता रहे हो। लेकिन ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब आप नीचे भी आओगे, ऑपरेटिव पार्ट पे आओगे, जहाँ पे आप बातें लिखोगे कि आप जिस चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हो, जिस चीज़ को भी मॉर्गेज पे लिख रहे हो, उसके अंदर कई बार कोई बातें छूट जाती है। या कई बार क्या होता है कि उन चीज़ों को पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा होता कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, एम्बिग्यूटी हो जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट के पास ये ऑप्शन ओपन होता है कि वो इन रिसाइटल्स को आगे देख सकता है और यहां से वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि पार्टीज चाहती क्या थी। एंड दीज रिसाइटल्स ऑल्सो एक्ट एज एस्टॉपल, कि आपने जो बातें इसके अंदर बोली है वो कैसे काम करेंगी, एस्टॉपल के तौर पर काम करेंगी। तो हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से यहाँ पे अपने रिसाइटल्स को ऐड करना होता है। तो इनकी एविडेंटरी इंपॉर्टेंस होती है डीड के अंदर, और ये पार्टीज के अगेंस्ट यूज हो सकती है। एंड दोज क्लेमिंग अंडर इट में भी ऑपरेट एज एस्टॉपल। ये केस के अंदर बोला गया था रामचरण वर्सेस गिरिजा नंदनी केस के अंदर, 1965 का केस है ये। तो अब ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा आता है टेस्टेटम। अब टेस्टेटम कुछ नहीं है, एक लाइन है ये सिंपल सी हमारी, जो हम जहाँ से हम अपनी अब डीड को शुरू करते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, नाउ दिस डीड विटनेसेस एज अंडर, और उसके बाद फिर हम अपनी बातें लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टेटम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विटनेस है, विटनेसिंग चीज़ है कि अब ये जो डीड है इन इन चीज़ों को विटनेस करती है। ठीक है, तो जो ये लाइन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टेटम बोल रहे हैं। नाउ दिस डीड विटनेसेस या नाउ दिस डीड विटनेसेस एज अंडर, दिस लाइन विल बी नोन एज टेस्टेटम। ये टेस्ट हो रहा है भाई, टेस्ट एक तरीके से टेस्टमनी हो रही है, आप ये बोल सकते हो। फिर उसके बाद हमें, अब जब आप शुरू करते हो पॉइंट नंबर 1, 2 इस तरीके से लिखना, तो उसके अंदर आप सबसे पहले लिख दीजिए कि कंसीडरेशन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से। फिर रिसीट आपको लिखनी है कि आपको एक्नॉलेजमेंट लिखनी है कि आपने कितना कंसिडरेशन का अमाउंट जो है वो ले लिया है, या कितना आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ अभी आपको 1 लाख मिल गया है 1 करोड़ में से। तो जो भी चीज़ आप एक्नॉलेज करते हैं वो रिसीट हो गई। फिर ऑपरेटिव क्लॉज आता है जिसके अंदर सारे वर्ड्स होते हैं कि किस क्या नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी आप बताते हो, किस चीज़ की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो चीज़ें आप अपनी डिस्क्राइब करते हो। ये सारे अब ऑपरेटिव पार्ट के अंदर ही चल रहे हैं, जहाँ पे आप मेन मेन बातें बता रहे हो कंसिडरेशन से रिलेटेड, या क्या हो रहा है, कितना आपने रिसीट ले लिया है, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से भी जब हम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के सामने, तो वहाँ पे भी ये ज़रूरी होता है कि आपने प्रॉपर्टी की फुल डिस्क्रिप्शन दी हो। उसके बिना आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होना मुश्किल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, आप पूरा डिफाइन करते हो कि प्रॉपर्टी के नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है। तो ये चीज़ें आप एक एग्जैक्ट तरीके से बताते हो। हाउस का मेजरमेंट कितना है, कितना एरिया कवर कर रखा है, ये सारी चीज़ें आप बताते हो। साइड, लोकेशन, परमिटेड यूज, सर्वे नंबर, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर बता देते हो। ये जो क्लॉजेज हैं इनका कोई अब यूज़ नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 8 है टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसने बोल दिया कि जब भी कोई ट्रांसफर होगा तो उसके साथ उसकी सारी चीज़ें भी चली जाएंगी, तो आप कोई चीज़ रोक नहीं सकते। इसी तरीके से रिजर्वेशन क्लॉज का भी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, फिर आता है प्रीमाइसेस एंड हाबिबेंडम। ये भी कोई यूज़ हो नहीं पाता। ये पहले मतलब इंग्लैंड के अंदर ही यूज़ होता था, तो इंडिया के अंदर इतना कोई यूज़ नहीं होता। इज अ पार्ट ऑफ द डीड विच स्टेट द इंटरेस्ट द परचेजर इज टू टेक इन द प्रॉपर्टी, की कितना इंटरेस्ट जो है परचेजर के पास जाएगा। ये वाला जो क्लॉज होता था उस क्लॉज को हम हाबिबेंडम बोलते थे।
द हेबेंडम क्लोज कैन डिफाइन हाउ लॉन्ग इंटरेस्ट ग्रांटेड विल एक्सटेंड, और कितने टाइम के लिए वो इंटरेस्ट रहेगा उसके पास, ये लिख देते थे। जैसे क्या होता था पहले कि आप ग्रेटिटियस ट्रांसफर करते थे, मतलब बिना पैसे के ट्रांसफर की जाती थी प्रॉपर्टीज, कि भाई आप जब तक जीवित हो आप इसको यूज़ कर लो, या आप 10 साल के लिए यूज़ कर लो, आपको कोई दिक्कत है तो दिस इज अ ग्रेटिटियस ट्रांसफर, कि मैं बदले में आपसे कुछ नहीं लूंगा इसके। तो इन दैट डीड जब हम वो ड्राफ्ट करते थे, वी नीड टू मेंशन दैट देयर इज अ हेबेंडम क्लॉज इन दिस, की ये प्रॉपर्टी आपको इतने टाइम के लिए ट्रांसफर हो रही है। तो ये वाला जो क्लॉज होता था इसको हम हेबेंडम क्लॉज बोलते थे, जो कि अभी यूज इतना नहीं होता है। फिर रेडेंडम क्लॉज होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हम मोड एंड टाइम फिक्स करते हैं कि हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे। जैसे रेंट के केस के अंदर कि मैं आपको कैश के अंदर, या मैं आपको बैंक अकाउंट के थ्रू, या कैसे एनईएफटी जो भी चीज़ है, और कितने कितने टाइम में मैं आपको पे किया करूँगा विद इन 7 days ऑफ क्लोजर ऑफ एवरी मंथ। तो आप ये जो चीज़ मेंशन कर रहे हो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडेंडम बोल रहे हैं। तो पिक्युलर टू अ डीड लीज होता है ये, कि आप किस तरीके से पेमेंट को पे करोगे। देन कॉवेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग आते हैं। तो एक तरीके से वही जो एग्रीमेंट आपका मेन हो रहा है उसको हम कॉवेनेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ चीज़ें आप इसके अंदर बताओगे कि हैज़ बीन एक्सप्लेन एज एन एग्रीमेंट और कंसिडरेशन और प्रॉमिस बाय द पार्टीज बाय डीड इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड एंड डिलीवर बाय विच ईदर ऑफ द पार्टीज प्लेज हिमसेल्फ टू द अदर देन समथिंग इज ईदर डन शैल बी डन फॉर स्टिपुलेटिंग द ट्रूथ ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। फिर टेस्टिमोनियम क्लॉज आता है, जब आपकी डीड एंड हो रही होती है उस वक्त हम ये लिखते हैं कि भाई विटनेसेस कुछ साइन करेंगे आपके भी आपके साथ, कि भाई हाँ दो लोगों के प्रेजेंट में आपको साइन कराने डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे आप एंड में लाइन लिखते हो, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव हियर टू सेट देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स एंड सील्स, कि भाई जो विटनेस को ध्यान में रखते हुए जो पार्टीज हैं जो ऊपर आपने मेंशन करी थी वो क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्टिव हैंड जो है वो मिला रहे हैं, सील कर रहे हैं, किस दिन, डेट, ईयर जो हमने ऊपर लिखी हुई थी उस दिन पे। एंड देन फिर हम पार्टीज के नाम लिखते हैं और विटनेसेस के नाम लिखते हैं, विटनेसेस की पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं और उनसे साइन करा लेते हैं। या हम जैसे ये लाइन लिख लिया आपने, आप ये भी लिख सकते हैं, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइन द डीड ऑन द डेट अबव रिटन। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। ये जो यूजुअल इंग्लिश फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियम क्लॉज है इंडिया के अंदर बेसिकली इस तरीके से यूज़ करते हैं, इस तरीके से नहीं करते। सेट दियर रिस्पेक्टिव हैंड्स वाली जो लैंग्वेज है वो इंडिया में यूज़ नहीं होती। यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइन दिस डीड ऑन द डेट अबव रिटन। क्या कि इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू, पार्टीज कौन, जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दी थी पार्टी की, पार्टीज हेयर टू हैव साइन दिस डीड, कि इन्होंने ये साइन कर दिया डीड ऑन द डेट अबव रिटन, जो हमने ऊपर डेट लिखी थी जो अब आपने शुरू किया था। तो इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइन दिस डीड ऑन द डेट अबव रिटन। फिर हम सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन क्लॉज, यही जो मैं आपको बता रहा था कि हम साइड में लिखते हैं इस तरफ, कि जैसे वेंडर है तो वेंडर का नाम इधर, परचेजर है परचेजर का नाम इधर, इधर आता है विटनेस का, विटनेस वन, विटनेस वन की डिटेल आएगी, उसका नेम आएगा, फादर ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, उसका आधार नंबर जैसे इंडिया में यूज़ होता है पर्टिकुलरली, ऐसी विटनेस टू सेम उसकी डिटेल आएंगी एंड उससे यहाँ पे साइन कराए जाएंगे। यहाँ ऊपर इसके साइन होंगे, यहाँ इसके साइन होंगे, वेंडर के साइन यहाँ होंगे, परचेजर के साइन यहाँ होंगे, एंड देन यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड। ठीक है। फिर एंडोर्समेंट वाली बात है कि आप जैसे अब आपको पता ही है प्रॉमिसरी नोट वगैरह जो आगे एंडोर्स हो जाते हैं, कि आप उसके पीछे लिख के आगे किसी को एंडोर्स कर देते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज या इन सबको। सप्लीमेंट्री डीड होती है कि ओरिजिनली आपने कुछ बात ऐड नहीं की थी, आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो वो और आप डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा के उनको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये हमारी बात हो गई कि क्या चीज़ किस तरीके से होती है। और एनेक्शर और शेड्यूल तो आपको पता ही है कि उसके पीछे से आप प्रॉपर्टी का पूरी डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर देते हो तो वो एनेक्शर वगैरह में आप लगा के दे देते हो। तो ये चीज़ें आपकी डीड के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। इफ़ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर डीड और ड्राफ्ट, देन योर ड्राफ्ट इज़ अ परफेक्ट ड्राफ्ट। और प्रैक्टिस के थ्रू ये ड्राफ्टिंग जो है आप अपनी इम्प्रूव कर सकते होते हैं। तो दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ डीड्स, कि ये आपके एक डीड के अंदर प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।